नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, जो सिक्किम बॉर्डर पर चीन की दादागिरी से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या बॉर्डर पर चीन की अकड़ युद्ध की तरफ जा रही है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं सिक्किम बॉर्डर पर चीन अपनी दादागिरी से पीछे नहीं हट रहा है। भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है कि वो चीन की दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत का सख्त रुख चीन के जले पर नमक रगड़ने जैसा है, क्योंकि भूटान की जिस जमीन पर कब्जा करने के रास्ते वो सिक्किम बॉर्डर पर भारत पर दबाव बनाने के बारे में सोच रहा था, उसका वो पूरा प्लान फेल होता दिख रहा है। न तो भारत और न ही भूटान इस बार चीन की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना ने सिक्किम बॉर्डर के पास ज्यादा संख्या में सैनिक लगा दिए हैं और इस इलाके में अपनी सुरक्षा स्थिति को मजबूत कर लिया है। भारतीय सेना ने यह आक्रामक रणनीति तब अपनाई है जब चीन ने सिक्किम बॉर्डर के पास टकराव वाली चुम्बी वैली में भारतीय सेना के 2 बंकरों को तोड़ दिया था। 16 जून को भूटान की जमीन पर सड़क बनाने से रोकने पर चीन भारत से चिढ़ा। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की बुरी नीयत वाला चीन अपनी हरकतों को जायज ठहराने के लिए खुद को पीड़ित दिखाने में लगा है और यह कह रहा है कि भारत ने उसके इलाके में घुसपैठ की, और जब भारतीय सैनिक उसके इलाके से वापस नहीं जाते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारत ने भी चीन को सीधे संकेत दिए हैं कि चीन की ब्लैकमेलिंग हर बार नहीं चलेगी। क्या चीन का इस तरह का रवैया किसी बड़े टकराव की तरफ जा रहा है? क्योंकि सिक्किम बॉर्डर पर चुम्बी वैली के पास भारत और चीन की सेना करीब 33 दिन से आमने सामने है। 1962 के युद्ध के बाद से पहली बार इतने दिनों तक बॉर्डर पर भारत और चीन का सीधा टकराव हुआ है। इससे पहले 2013 में लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक 21 दिनों तक तब आमने सामने रहे जब चीन के सैनिक अपना इलाका बताते हुए भारतीय सीमा के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे। इस बार चीन ने सिक्किम बॉर्डर के पास तनाव बढ़ाने की चुम्बी वैली की उस जगह को चुना जहां भूटान की सीमा भी लगती है। चुम्बी वैली में वर्षों से भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है। 1 जून को चीन ने यहां भारत से 2 बंकर हटाने को कहा। 16 जून को चीनी सेना की कंस्ट्रक्शन पार्टी इस इलाके में भूटान से लगती सीमा में डोकलाम पर सड़क बनाने के लिए आ गई। डोकलाम का एक हिस्सा भूटान में आता है, दूसरा हिस्सा भारत में। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चीन के इलाके में अतिक्रमण के लिए भूटान के हितों का बहाना बनाया है। चीन का कहना है कि भारत यह दावा करता है कि भूटान के कहने पर उसने डोकलाम में सैनिक भेजे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने डोकलाम के इलाके में सैनिकों की टुकड़ी भेजी और इसके बारे में भूटान को पहले से पता नहीं था। चीन ने कहा कि भारत ने पहले ही डोकलाम में अपने सैनिक भेज दिए। उस वक्त उसने भूटान से बात नहीं की थी। चीन ने चुम्बी वैली में चीन भारत भूटान के बॉर्डर को जोड़ने वाली जगह पर अपना अधिकार बताया। चीन ने इसके लिए फिर 1890 की अंग्रेजों के साथ संधि और आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ चिट्ठियों का हवाला दिया। चीन ने कहा कि भारत चुम्बी वैली में जो कर रहा है वो सरासर धोखा है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे बड़ा मजाक कुछ और नहीं हो सकता कि जो खुद धोखा देने में माहिर रहा है वो दूसरों के लिए धोखा देने की बातें कर रहा है। आज से 55 साल पहले 1962 को चीन हमेशा याद दिलाता है, लेकिन उसे यह भी याद कर लेना चाहिए कि उसने 1962 में जो किया था वो सबसे बड़ा धोखा था। जब कई वर्षों तक हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते 1962 में उसने भारत पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा पर आक्रमण कर दिया था। आज भी वैसी ही अकड़ में चीन है, जिसे वो युद्ध की तरफ जाने वाला बताने से नहीं हिचक रहा है। ये बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीधी भिड़ंत का पुराना वीडियो जरूर है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 33 दिनों से भारत और चीन के बीच जो टकराव हुआ है वो ठीक इसी तरह से हुआ था। हमेशा की तरह चीन के सैनिक बॉर्डर के करीब के इलाकों को अपना बताकर धीरे धीरे आने लगते हैं।
This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? I brought so many soldiers. Judo. 你看 Sir, Commander, the line is very clear. It's The not line. It's clear. Yeah. You are crossing. This is Indian territory. You are in Indian territory. Listen. The line is very clear. अपनी इन्हीं हरकतों के लिए इस बार चीन ने सिक्किम बॉर्डर पर उस चुम्बी वैली को चुना जो भारत को भी जोड़ती है, चीन को भी और भूटान को भी। 16 जून को चीन के सैनिक जब चुम्बी वैली में भूटान की जमीन पर सड़क बनाने पहुंचे तो भूटान के कहने पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। बस यही बात चीन को अखर गई कि भारत ने कैसे उसके सैनिकों को रोक दिया। ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित है। तब का दिन था और आज का दिन है। चीन हर रोज नई धमकी दे रहा है और जमीन कब्जा करने की हरकत को जायज ठहराने के बहाने बता रहा है। इन्हीं बहानों में पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना की घुसपैठ की बात की, उसको सही बताने के लिए तस्वीरें दिखाई और आज उसने ये कह दिया कि भारत भूटान की आड़ में भूटान का नाम लेकर ये सब कर रहा है। नहीं होगी। ये सब हरकतें करके चीन चुम्बी वैली के उस इलाके पर अपना अधिकार जताना चाहता है ताकि वो वहां के पहाड़ों पर सड़कें बना सके और सिक्किम बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने में खुद को मजबूत कर सके, जिसके जरिए भारत पर आने वाले वक्त में दबाव बना सके। लेकिन भारत के सख्त रुख ने चीन की इस साजिश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। चीन की सेना के 141 डिवीजन ने सैनिक भेजने शुरू किए तो जवाब में भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई। भारत ने सिक्किम बॉर्डर पर नॉन कॉम्बेटिव यानी गैर साजो सामान वाले सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। 1 जून से टकराव शुरू हुआ। 8 जून से भारत ने अपने सैनिकों को टकराव की जगह पर भेजना शुरू किया। भारत ने बातचीत के लिए 2 बार फ्लैग मीटिंग की पेशकश की, चीन नहीं माना। तीसरी बार बात करने के लिए तैयार हुआ, जिसमें फिर उसने पुरानी बात दोहराई कि भारतीय सैनिक डोकलाम के इलाके से पीछे हटें, लेकिन भारत ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, दबाव में नहीं झुकेगा। 50 वर्ष से आगे हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं हुआ था और सडनली अब ये आके ये ऐसे टेंशन खड़ा हो गया। चीन अभी जो उनका जो मकसद है, हमको लग रहा है कि इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह से भी ये जितना भी बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया को सेटल करने के लिए जल्द से जल्द वो लोग भी चाहते होंगे। जब से सिक्किम बॉर्डर पर चीन की मनमानी और दादागिरी को भारत ने रोका है, वो एक के बाद एक पैंतरे दिखा रहा है, जिसमें डराने धमकाने से लेकर ब्लैकमेलिंग तक की बातें हैं। उसने नाथुला पास से कैलाश यात्रा नहीं होने दी, जिससे भारत को दबाव में लाया जा सके। सिक्किम बॉर्डर पर टेंशन के बीच उसने तिब्बत में अपने बैटल टैंक्स की प्रैक्टिस की ताकि वो अपनी ताकत और अपने इरादों को बता सकें और 1962 के युद्ध की याद भी दिलाई। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। बाहर फेंका जाए। जमीन कब्जा करने की अपनी पुरानी चालों के बावजूद चीन ने भारत पर ही घुसपैठ का आरोप लगा दिया और आज उसने ये कह दिया कि चुम्बी वैली में भूटान के इलाके तक आने के लिए भारत ने भूटान से पूछा नहीं था। भूटान के बहाने वो ये सब कर रहा है। ये चीन और भूटान का मामला है, भारत बीच में जानबूझकर आ गया। चीन अपनी साजिशों को दूसरों पर आरोप लगाकर, दूसरों पर दबाव बनाकर कामयाब करना चाहता है, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
सिक्किम बॉर्डर के पास वो इलाका है डुम्बीवाली जहां वर्षों से भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है। यह इलाका भूटान को भी जोड़ता है, जिसके साथ भारत का रक्षा समझौता है। चीन की नजर हमेशा इन इलाकों के पहाड़ों पर रही है, जहां पर वो सड़कें बनाकर सिक्किम बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा स्थिति को कमजोर कर सके। इस इलाके में सड़क बनाने के इरादे से 1 जून को चीन ने भारतीय सेना से 2 बंकर हटाने को कहा था। यहीं से टेंशन की शुरुआत हुई। 16 जून को जब भूटान के इलाके में चीनी सैनिक सड़क बनाने पहुंचे तो भूटान के कहने पर भारतीय सैनिक ने उन्हें वापस हटाया। इसी पर चीन चिढ़ गया और यह कह रहा है कि भारत के सैनिक उसकी जमीन पर आ गए हैं। मामला चीन और भूटान के बीच का है। भारत भूटान की आड़ लेकर वहां पर आ गया है। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे इलाके को अपना बताने वाले बहाने बनाए। इसमें 22 मार्च 1959 की तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठी दिखाई जो चीन को लिखी गई थी। चीन ने कहा है कि नेहरू ने इस चिट्ठी में 1890 की सिक्किम तिब्बत संधि को मानते हुए चीन का दावा स्वीकार किया था, लेकिन जानकारों के अनुसार इसी चिट्ठी में नेहरू ने 1842 की लद्दाख संधि और 1914 की मैकमोहन लाइन की भी चीन को याद दिलाई थी। लद्दाख संधि और मैकमोहन लाइन को तो चीन नहीं मानता, लेकिन आज उसने नेहरू जी की चिट्ठी पर सिक्किम तिब्बत संधि का हवाला दे दिया। लद्दाख संधि और मैकमोहन लाइन को मान ले तो तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है और अरुणाचल के इलाके पर चीन का कोई दावा तक नहीं है। यानी जो संधि चीन के हिसाब से फिट बैठती है उसे वो मान लेता है, जो उसके हिसाब से फिट नहीं बैठती उसे खारिज कर देता है। चीन को लगता है कि वो अपनी इस अकड़ की आड़ में बॉर्डर पर हर हरकत को मनवा लेगा। इसके लिए वो 1962 की याद भी दिलाता है और जब उससे कहा जाता है कि ये 1962 नहीं 2017 का भारत है तो वो ये कहता है कि चीन भी 1962 का नहीं 2017 का चीन है। सिक्किम बॉर्डर पर 33 दिन से सीधा टकराव और अकड़ दिखाना चीन की चालों में फिट बैठता है, क्योंकि उसे लगता है कि बॉर्डर पर पिछले 50 साल में कभी बंदूक नहीं चली। लेकिन उसे यह भी याद रखना होगा कि 50 साल पहले जब इसी सिक्किम के इलाके में आखिरी बार बंदूक चली थी तो उस बंदूक ने चीन की अकड़ को धाराशायी कर दिया था। ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। ये सच है कि पिछले 50 साल में भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन जब आखिरी बार गोली चली थी तो वो चीन पर भारी पड़ी थी। ये 1962 की नहीं बल्कि उसके 5 साल बाद यानी 1967 की बात है। जगह भी यही सिक्किम से जुड़ा हुआ बॉर्डर था, जहां पिछले 33 दिन से सीधा टकराव चल रहा है। ये नाथुला और चोला की लड़ाई थी जो 11 सितंबर 1967 को शुरू हुई। नाथुला पर 11 सितंबर से 14 सितंबर तक छोटा युद्ध हुआ था। चोलाला में 1 अक्टूबर को भारत और चीन के सैनिक टकराए थे। इस इलाके में भी चीन के सैनिक अपना इलाका बताते हुए घुसे थे। तब सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था और वहां राजशाही लागू थी। भारतीय सेना ने चीन के 340 सैनिकों को मार गिराया था। 450 सैनिक घायल हुए थे। उस वक्त भी चीन इसी तरह हरकतें कर रहा था, इसी तरह धमकियां दे रहा था जैसा कि वो आज कर रहा है। उस वक्त भी चीन 1962 के युद्ध की याद दिला रहा था जो सिर्फ 5 साल पहले हुआ था। लेकिन तब कई मोर्चों पर घिरा भारत चीन के धोखे को समझ नहीं पाया। ये भारत के लिए आज भी बड़ी कसक है। 1962 के युद्ध में हार से अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और पेट्रोलिंग हटानी पड़ी। अक्साई चीन पूरी तरह से चीनी सेना के कंट्रोल में आ गया था। भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए, चीन के 722 सैनिक मारे गए। लेकिन भारत को अपने एक बड़े इलाके से नियंत्रण खोना पड़ गया था। इसके बावजूद 5 साल बाद जब सिक्किम बॉर्डर पर चीन ने वही हरकतें शुरू की जो 1962 से पहले वो कर रहा था,
और उसे लगता है कि 1962 के युद्ध मानसिक तौर पर कमजोर भारत को सिक्किम में भी पछाड़ देता, तो भारतीय सेना और सैनिकों ने सिक्किम में उसके हर भ्रम को तोड़ दिया। ये आखिरी बार था जब भारत चीन बॉर्डर पर गोली चली थी। आज भी चीन सिक्किम बॉर्डर पर वैसा ही माहौल बनाने में जुटा है। भले ही चीन युद्ध की तरफ ना जाए, युद्ध की तरफ जाने से हिचक जाए, लेकिन वो अपनी अकड़ दिखाने से हटेगा नहीं, क्योंकि एक बार जब डर, धमकी और ब्लैकमेलिंग को जवाब मिल जाता है तो फिर चीन को बार बार जवाब मिलेगा। शायद यही वजह है कि चीन लगातार इस सिक्किम बॉर्डर पर टेंशन को अपनी नाक की लड़ाई बना रहा है, जिसमें चीन के अखबार और जानकार यहां तक कह रहे हैं कि अगर युद्ध की कीमत पर यह होता है तो चीन इसे भी होने देगा। लेकिन युद्ध का रास्ता चीन आज के हालात में चुनेगा, ऐसा कूटनीतिक और व्यापारिक समीकरणों में फिट नहीं बैठता। वो सिर्फ डरा धमका कर अपना काम चलाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। 16 मई 2017 को खबरदार में हमने ऑपरेशन हुर्रियत के जरिए कश्मीर के उन अलगाववादियों के चेहरे बेनकाब किए थे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के पैसे से कश्मीर में नफरत की आग लगा रहे हैं। हमने आपको अलगाववादी नेता नईम खान का कबूलनामा सुनाया था, जिसमें उसने कबूल किया था कि सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता पाकिस्तान के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। आज तक के इस एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच शुरू की। एनआईए की जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं उस पर आधारित एनआईए की एक रिपोर्ट आज तक के पास मौजूद है। यह रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें खुलासा किया गया है कि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए अलगाववादी नेता और सैयद अली शाह गिलानी के करीबी नईम खान पाकिस्तान से टेरर फंडिंग का प्रमुख रिसीवर है। एनआईए के इस दस्तावेज में नईम खान की ही तरह पाकिस्तान से आने वाली टेरर फंडिंग के 4 और रिसीवर्स का जिक्र किया गया है, जो टेरर फंडिंग के पैसे को अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाते थे। आज तक के पास जो ये एनआईए रिपोर्ट मौजूद है, उसके मुताबिक साल 2008 से 2011 के दौरान पाकिस्तान से हवाला के जरिए अलगाववादियों को 4,57 लाख रुपए से ज्यादा की टेरर फंडिंग का पता चला है। आज तक ने सबसे पहले कश्मीर में आजादी के नाम पर गिलानी गैंग की पाकिस्तान प्रायोजित नफरत फैलाने का खुलासा किया था, और अब एनआईए की रिपोर्ट ने आज तक की इन्वेस्टिगेशन पर पक्की मुहर लगा दी है। आज तक के पास मौजूद एनआईए की रिपोर्ट ने अलगाववादियों को कैसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, इसका गहन विश्लेषण आपको दिखाते हैं। सैयद अली शाह गिलानी, चीफ तहरीके हुर्रियत। यासीन मलिक, चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। शब्बीर शाह, फाउंडर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। और नईम खान, अलगाववादी नेता, जिसने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में अलगाववादी नेताओं के पाकिस्तान कनेक्शन खोले। एक बार फिर कश्मीर के दुश्मन बेनकाब हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के इस टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में दर्ज है कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंचने वाली टेरर फंडिंग का कच्चा चिट्ठा, जिसके मुताबिक साल 2011 में 4 लोग गुलाम मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद सिद्दीकी गनी, गुलाम जिलानी लीलू और मोहम्मद फारूक डग्गा को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ पाकिस्तान से फंड लेने की चार्जशीट तैयार हुई। तो फिर पाकिस्तान से आया पैसा गया कहां? जवाब अब आपके सामने है। कश्मीर में पाकिस्तान के पिट्ठुओं के हाथों में। जांच रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए चार्जशीट में शामिल मोहम्मद फारूक डग्गा ने मार्च 2010 में कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम खान को 5 लाख रुपए दिए। साल 2010 में ही मई और सितंबर के दौरान नईम खान को 10 लाख रुपए और मिले। 16 मई 2017 जब आज तक ने नईम खान का स्टिंग किया तो उसने खुद कबूला कि कश्मीर में नफरत की आग फैलाने के लिए पैसा पाकिस्तान से आता है। गिलानी साहब को फंड किया है। कितना सर?
सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो वो ठीक ठाक किया, उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया, राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन तो आपसे क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम पे। आज तक के हाथ लगे खुफिया नोट से साफ हो जाता है कि किस तरह पाकिस्तान से ही नहीं लेकिन अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक इंग्लैंड से भी पैसा आ रहा है, और ये पैसा जा रहा है सेपरेटिस्ट को फंड किया जा रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन को। दिखाएं किस तरह से आयूब ठोकर है, देखिए सितंबर 2003 का लिखा हुआ है, 50,000 करेंसी चेंज करके सईद अली शाह गिलानी को दिया गया, हवाला चैनल्स के थ्रू ये दिया गया है। उसके अलावा अगर हम नाम देखें, डेट बदलती जा रही है, 2004, 2005, यहाँ पे सईद अली शाह गिलानी को आप देख सकते हैं किस तरह से पैसा मिल रहा है। यहाँ तक नाम काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, GM भट्ट का नाम है, यहाँ पे नईम खान का नाम है, शबीर शाह, यासिन मलिक, इनको आप देख सकते हैं 20 लाख, 10 लाख, इस तरह से काफ़ी पैसा मिल रहा है। 2011 में ही ये जांच हो गई थी, लेकिन काफ़ी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2011 में ही जब काफ़ी सबूत थे तभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, लेकिन अब नए सिरे से हो रही है और इस जांच में काफ़ी तेजी आई है। आज तक के पास मौजूद NIA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में अलगाववादियों की पाकिस्तान से टेरर फंडिंग की पूरी टाइमलाइन का ब्यौरा दिया गया है। फरवरी 1999 में सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान से 13,000 अमेरिकी डॉलर भेजे गए। मार्च 1999 में गिलानी को पाकिस्तान से 11,000 डॉलर मिले। जून 2000 में गिलानी को एक बार फिर पाकिस्तान से 20 लाख रुपए मिले। अप्रैल 2005 में सैयद अली शाह गिलानी को अज्ञात स्रोत से 15 लाख की पेमेंट मिली। 2005-2006 के दौरान गिलानी को 50 लाख रुपए से ज्यादा टेरर फंडिंग के जरिए पाकिस्तान से मिले। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के रिसीवर सिर्फ सैयद अली शाह गिलानी नहीं है, बल्कि कश्मीर के अलगाववादियों की पूरी जमात को ही पाकिस्तान पैसों के दम पर अपना मोहरा बना रहा है। NIA डॉक्यूमेंट के मुताबिक टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद मकबूल बट ने दिसंबर 2010 में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 2 किश्तों में 20 लाख रुपए दिए। डॉक्यूमेंट के मुताबिक JKLF चीफ यासिन मलिक को भी मकबूल बट की तरफ से हर 3 महीने में 10 लाख रुपए की पेमेंट होती थी। और देखिए क्या बोल रही है NIA, उन्होंने कहा है कि उनकी जांच में नवंबर 2009 और 2010 की बात करें, किस तरह से पैसा आया। 5 लाख रुपए मोहम्मद फारूक दग्गा ने दिए मोहम्मद नईम खान को, उनके एड्रेस पे उनकी बीवी को। फिर हम 2010 की बात करें, यही 10 लाख रुपए दिए गए हैं। और बाकी अगर आप देखें जून 2010, सितंबर 2010 में 10-10 लाख, यानी तकरीबन अगर हम बात करें 35 लाख रुपए दिए गए। कहाँ से आए ये पैसे और कहाँ ये पैसे लगाए गए, बहुत बड़ा सवाल है। पर आज तक ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था, लेकिन अब जांच NIA कर रही है। NIA की चार्जशीट में अलगाववादियों को मिलने वाली टेरर फंडिंग का जिस सफाई के साथ खुलासा किया गया है, उससे अब ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर में किस सपोर्ट की बात कर रहा है, वो सपोर्ट उसे कहां से मिलती है। कश्मीर में अलगाववादियों को पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से टेरर फंडिंग का खुलासा करने वाले दस्तावेज सिर्फ आज तक के पास मौजूद हैं। इन दस्तावेजों में पाकिस्तान के पैसों से कश्मीर को आग में पेट्रोल छिड़कने वाले अलगाववादियों के पाप से जुड़े पुख्ता सबूत दर्ज हैं। ऐसे कुछ और सबूतों के बारे में हम आपको बताते हैं। NIA रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से टेरर फंडिंग में हवाला कारोबार के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दुकान खोल कर रखो या दुकान खोल लो का मतलब फोन को स्विच ऑन रखो या ऑन करो। दवाई ले ली है का मतलब होता है कि पैसा ले लिया गया। इसी तरह 5 लाख रुपए के लिए 5 किलो चीनी या दाल जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक के पास मौजूद NIA की जांच रिपोर्ट के अनुसार NIA को कश्मीर में 28 ऐसे प्रमुख व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता चला है जिनके जरिए घाटी में पत्थरबाजों को जोड़ा जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में 6 से 7 हजार नौजवान जुड़े हैं जो एक इशारा मिलते ही पथराव के लिए तैयार हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार NIA ने छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्धों के घर से लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के लेटरहेड्स भी जब्त किए। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार जांच के दौरान NIA को गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। इनके आधार पर जल्द ही NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है।